एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 3। तो यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो। साथ ही साथ बीए सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश की जितनी भी यूनिट हैं वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप उनको यूनिट वाइज देख सकते हैं। और हिस्ट्री में केवल यूनिट 7 हमने की है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसके अलावा हिस्ट्री की जितनी भी यूनिट्स बचती हैं वो मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगी। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो यूनिट 3 जैसे कि इसमें आपको पढ़ना है स्टेट का जो मीनिंग है, जो उसके कुछ फैक्टर्स हैं और जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो हमें इसमें पढ़ने हैं। तो राजनीतिक विज्ञान में राज्य और उसके तत्व को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ेंगे। तो देखिए, सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में अक्सर जो क्वेश्चन आता है वो राज्य के सिद्धांत से ही आता है। तो जो भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो तत्व या परिभाषाओं से बनते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं राज्य क्या होता है और उसके तत्व क्या होते हैं। देखिए, अगर हम राजनीतिक विज्ञान के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो राज्य को एक सामाजिक संस्था माना जाता है और ये जो संस्था है ये सबसे शक्तिशाली होती है। सबसे शक्तिशाली का मतलब देखिए, पूरे एक राज्य की अगर हम बात करें, एक राज्य को हम चला रहे हैं तो उसकी जो जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी संगठन उसके अंदर काम करते हैं वो मिल करके एक संस्था बनाते हैं जो कि सामाजिक संस्था कहलाती है। और ये सार्वभौमिक होती है और सबसे शक्तिशाली होती है, क्योंकि राज्य से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं या जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं उन सभी का जो कार्य है, मतलब उन सबसे रिलेटेड जो नियम और कानून बनते हैं वो राज्य ही बनाता है। तो इसीलिए राज्य को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि पूरी की पूरी शक्तियाँ उसी के पास हैं। अब जो राज्य है देखिए, वो एक प्राकृतिक संस्था है, मतलब लोगों ने आपसी सहमति से उसको बनाया है। अब इसके पर्सपेक्टिव में अरस्तु कहते हैं कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, और अगर उसके स्वभाव की बात करें तो स्वभाव से वो राजनीतिक प्राणी है, मतलब समाज में रहने वाला एक ऐसा प्राणी जिसका स्वभाव जो है वो राजनीतिक है। तो अरस्तु ने अपनी परिभाषा में कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और स्वभाव से वो एक राजनीतिक प्राणी है। उसके लिए राज्य में रहना और एक आदमी होना अनिवार्य है। तो ये जो परिभाषा है ये आप मतलब लिख सकते हैं। अगर आपसे राज्य की परिभाषा पूछी जाती है तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगी। और अगर डेफिनेशन आप सिंपल ना लिख करके किसी भी दार्शनिक के अकॉर्डिंग लिखते हो, मतलब किसी भी दार्शनिक की कही गई परिभाषा आप लिखते हो, तो वो आपकी जो कॉपी है उसको एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। कहने का मतलब आपकी राइटिंग स्किल्स को वो एक अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। तो कोशिश करें कि जब भी आप परिभाषाएं लिखें तो किसी भी दार्शनिक के अनुसार जो दी गई परिभाषाएं हैं उनमें से आप अपने आंसर को लिखें, तो मार्क्स कटने के चांसेस वहाँ पे कम होते हैं। अब आगे चलते हैं। तो अगला राज्य के जो तत्व हैं उनको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे कुछ परिभाषाएं और देखेंगे, मतलब जो राज्य से ही रिलेटेड है और अलग अलग लोगों ने वो परिभाषाएं दी हैं। तो वुड्रो विल्सन कहते हैं कि जो राज्य है वो एक निश्चित क्षेत्र है और उसके भीतर कानून के लिए लोग संगठित रह करके काम करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब है एक ऐसा क्षेत्र जिसमें संगठित लोग मिलकर के कानून बनाते हैं और उसके लिए काम करते हैं, वो राज्य कहलाता है। अब अरस्तु ने एक और परिभाषा दी है राज्य की, वो ये कि परिवार और गांव के संघ के रूप में जाना जाता है राज्य को, और जिसके अंत में एक परिपूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन होता है। देखिए, आत्मनिर्भर कहना यहाँ पे एकदम सही होगा, क्योंकि गांव में अगर आप देखेंगे तो लोग किसी और पर डिपेंड नहीं होते। वो अपनी लाइवलीहुड के लिए अपनी फील्ड पर, अपने क्रॉप्स पर, या जो उनके पास जो एनिमल्स होते हैं उन पे वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं। तो गाँव का जीवन एकदम परिपूर्ण और आत्मनिर्भर होता है, और उसके द्वारा इसका मतलब एक खुशहाल और सम्मानजनक जीवन जीना है। तो बहुत अच्छी है डेफिनेशन। अगर आप अपनी राइटिंग में इसको यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए एग्ज़ाम्स में। अब हम देखते हैं तत्व। अगर हम तत्वों की बात करें तो उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग, मतलब भौतिक आधार पर, और राजनीतिक आधार पर। तो अगर हम भौतिक आधार की बात करें तो जनसंख्या और क्षेत्र, ये आपके 2 अहम तत्व हैं राज्य के। और अगर राजनीतिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो सरकार और संप्रभुता। तो कुल मिला के इन 4 तत्वों को हमें पढ़ना है, पहला राज्य के भौतिक तत्वों के आधार पर और फिर राज्य के राजनीतिक तत्वों के आधार पर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या, जो पहला तत्व है। तो देखिए, जनसंख्या को पढ़ना यहाँ पे ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जनसंख्या से मिलकर ही लोग बनते हैं और लोगों से मिलकर के ही राज्य बनता है। तो जनसंख्या राज्य के लिए बहुत ही एक आवश्यक तत्व हो जाता है। और एक यूनानी विचारक हैं जिनका मानना है कि जनसंख्या ना तो बहुत बड़ी होनी चाहिए
और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। तो प्लेटो के अनुसार आदर्श जो संख्या रखी गई है वो 5040 रखी गई है कि इससे ज़्यादा जनसंख्या एक राज्य के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा लोग बढ़ते हैं फिर उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर कम लोग होंगे तो उन तक ईजिली सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो अरस्तु ने कहा है कि संख्या ना तो बहुत बड़ी हो ना ही बहुत छोटी हो, इतनी हो कि आत्मनिर्भर हो और अपने आप में वो क्या हो, सुव्यवस्थित हो। तो इसी तरीके से शासित होने के लिए काफ़ी छोटा होना चाहिए एक राज्य को। तो अब हम बात कर लेते हैं अगले तत्व की, जो कि है क्षेत्र। क्योंकि देखिए राज्य को सरवाइव करने के लिए कोई ना कोई एरिया, कोई ना कोई रीज़न ज़रूरी होगा जहाँ पे वो लोग रहेंगे और जहाँ से वो अपने शासन को चलाएंगे, जहाँ से एक सामाजिक संगठन बनना शुरू होगा। तो एक निश्चित क्षेत्र के बिना कोई भी राज्य नहीं हो सकता है। लोगों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से रहने और खुद को व्यवस्थित करने के लिए क्षेत्र की आवश्यकता होती है। और याद किया जाता है कि राज्य के क्षेत्र में भूमि, जल और वायु और अंतरिक्ष सारी की सारी चीज़ें आती हैं। अब आधुनिक राज्य की बात करें तो ये आकार में काफ़ी अलग होते हैं। मतलब पुराने राज्यों में और आज के राज्यों में आप डिफरेंस देखोगे तो पॉपुलेशन में भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और लैंड की अवेलेबिलिटी जिस तरीके से पहले हुआ करती थी आज लोगों के पास नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें आपकी डिफरेंट हैं अगर आप इनको पुराने टाइम से अगर कंपेयर करेंगे तो। बट यहाँ पे कंपैरिजन की हमें इतनी नीड नहीं है, हमें सिंपल पढ़ना है कि जो हम तत्व पढ़ रहे हैं, क्षेत्र की आवश्यकता एक राज्य को क्यों पड़ती है। अब नागरिकता के लिए भी क्षेत्र चाहिए, जनसंख्या के मामले हैं या राज्य के क्षेत्रफल, सीमा संबंधी, आकार संबंधित कोई भी फैसले हैं तो राज्य को छोटे और बड़े के बेसिस पे लिए जाते हैं। मतलब राज्य अगर बड़ा है तो कई बार उसका पार्टीशन कर दिया जाता है, उसके अंदर कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए जाते हैं, या फिर अगर जनसंख्या और एरिया दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं तो उनको डिवाइड करके अलग अलग स्टेट बना दिया जाता है। इसलिए क्षेत्र जो है वो भी एक आपका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अब चलते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं सरकार और संप्रभुता, जो कि आपके दूसरे दो इम्पॉर्टेंट तत्व हैं जो कि राजनीतिक आधार पर जिनको रखा गया है। तो अगर सरकार की बात करें तो ये तीसरा तत्व है, और बिना सरकार के कोई भी राज्य नहीं चल सकता है। देखिए कोई भी एजेंसी, मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री है, या सिंपल एक अगर हम स्कूल या कॉलेज की बात करें तो उनको रन करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी आपके पास होनी ज़रूरी है। तो इसी तरीके से अगर राज्य को चलाना है तो बिना सरकार के राज्य नहीं चल सकता है। अब प्रोफेसर अप्पादोर आए हैं जिन्होंने एक परिभाषा दी है जिसको आप अपनी आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, कि सरकार को उस एजेंसी के रूप में परिभाषित किया है कि जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा तैयार की जाती है, व्यक्त की जाती है और महसूस की जाती है। ठीक है, मतलब राज्य के अंदर लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं या क्या क्या कमियां हैं उनको महसूस करने के लिए जो एजेंसी होती है वो आपकी सरकार होती है। अब है राज्य का चौथा आवश्यक तत्व जो है संप्रभुता। अब संप्रभुता ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, मतलब सेमेस्टर फर्स्ट में भी था आपकी ये पॉलिटी में, कि इस शब्द का जो अर्थ है वो सर्वोच्च है और अंतिम कानूनी अधिकार है जिसके ऊपर और जिसके आगे कोई भी कानूनी शक्ति मौजूद नहीं होती है। तो अगर इस शब्द की हम बात करें तो राज्य के उदय के साथ साथ ही ये विकसित हुआ है। लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है और इसके आधुनिक सिद्धांत के जो जनक हैं वो बोर्डिन हैं। देखिए संप्रभु का मतलब होता है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, कि किसी और कंट्री का आपके ऊपर रूल नहीं है। मतलब आप जो अपनी कंट्री के, अपने राज्य के जो फैसले लेते हैं वो आपकी अपनी इच्छा से डेवलप होते हैं। मतलब आप अपनी मर्ज़ी से अपने फैसले लेते हो, कोई और आपको बाउंड नहीं करता है वो फैसले लेने के लिए। तो आप बिल्कुल फ्री हो, किसी का भी आपके ऊपर ना राज नहीं चल रहा है। ठीक है, वो चीज़ कहलाती है संप्रभु। अब आगे देख लेते हैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाती हूँ तो वो आपको फिर ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं कोशिश करूँगी कि सारी यूनिट को, मतलब एक वीडियो एक यूनिट का हो, पर्टिकुलर हर वीडियो में आपको यूनिट कंप्लीट मिल जाए, जिससे कि आपको पार्ट्स को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से ये जो पार्ट यूनिट 3 है, इसकी जो ये वीडियो है थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, क्योंकि पूरी कंप्लीट यूनिट को हम इसी में करेंगे। तो व्यक्ति और समाज का विकसित और संगठित रूप राज्य कहलाता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों को पढ़ते हैं सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा है सीधा कि राज्य की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, राज्य के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, राज्य क्या होता है। तो इन सबको आप पढ़ लीजिएगा, जो हमने पीछे पढ़ा है वही सारी चीज़ें हैं। अब जो हमें पढ़ना है वो क्या है कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो देखिए सबसे पहला होता है देव्य सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का देव्य सिद्धांत बहुत ही पुराना है, मतलब सबसे पुराना सिद्धांत है, और इसके समर्थक हैं जेलिनिक। और भी इसके समर्थक हैं, तो हर सिद्धांत के एटलीस्ट 2-2 समर्थकों के नाम आपको याद रखने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अब देखिए जो दैवीय सिद्धांत के पक्षधर थे उनका मानना था कि जो ईश्वर है
उसको धरती पर भेजा गया है एक राज्य के रूप में। मतलब जो राज्य होता है ना, वो ईश्वर की ही एक संस्था है, तो इसलिए इसको दैवीय सिद्धांत नाम दिया गया है कि राजा को प्रजाजनों पर शासन करने के लिए नहीं भेजा जाता है, बल्कि उनकी सेवा करने के लिए भेजा जाता है। राजा ही सर्वोपरि है, राजा से ऊपर किसी के नियम कानून नहीं होंगे, और जनता के प्रति इसे इस तरीके से काम करना है कि ये ईश्वर को जाके इसको उत्तर देना है कि इन्होंने पृथ्वी पर जाके क्या क्या काम किया है। तो कुल मिला के अगर कहें तो जो राजा है वो ईश्वर का भेजा गया एक दूत है, जो कि पृथ्वी पर रह रहे लोगों की सेवा करने के लिए आया है। तो ये था आपका दैवीय सिद्धांत। काफ़ी सिंपल सा है, मतलब नेम से ही, हेडिंग से ही आप इसको याद रख सकते हो। अगला है आपका शक्ति सिद्धांत। तो देखिए, शक्ति सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसा है कि आज के टाइम में भी आप देखते हो, अपने क्लासरूम में भी देख सकते हो कि कुछ क्लास में ऐसे ग्रुप होते हैं कि एक निर्बल लोग जिसमें आते हैं, मतलब एक साइड वीक स्टूडेंट्स होते हैं, एक साइड आपके वो स्टूडेंट्स जिनका आप कह सकते हो पॉलिटिकल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा होता है, या फिर आप स्टडी की टर्म्स में बात करो तो जो कुछ पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते। तो जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं वो हमेशा उन पर रूल करते हैं जो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं। मतलब कई बार क्लास में वीक स्टूडेंट्स को डांट पड़ती है और एग्जाम्पल दिया जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग जो स्टूडेंट जिनका स्टडी में बैकग्राउंड देखा जाए तो काफ़ी अच्छा उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उनसे आप कुछ सीखिए, उनकी तरह बनिए। तो इसी तरीके से सोसाइटी में भी है कि जो एक सबल लोग हैं, मतलब जो शक्तिशाली वर्ग है, शक्तिशाली में आपकी देखिए सारी चीज़ें आती हैं। शक्तिशाली वो सत्ता में भी हो सकता है, पैसे में, पावर में, हर चीज़ में। तो जो सबल लोग हैं वो निर्बल लोगों पर हमेशा रूल करते हैं। मतलब कुछ ऐसा कि जो एक अमीर वर्ग है वो हमेशा गरीबों पर अपना अधिकार, आधिपत्य जमा करके रखता है। अब इस चीज़ को हमारी सोसाइटी भी एक्सेप्ट कर चुकी है, तो यही कहता है आपका शक्ति सिद्धांत। अब अगला है आपका पैट्रियार्चल थ्योरी। मतलब एक तरीके से ये आपका, इसको आप कह सकते हो पितृसत्तात्मक सिद्धांत। देखिए इंग्लिश का वर्ड मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, हिंदी का वर्ड इंग्लिश में लिखा है बट हिंदी में यहाँ पे लिख नहीं पाई हूँ मैं, तो आप इसको लिख लीजिएगा, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, की जहाँ पर दिखाया जाता है कि जो सत्ता है वो पूरी की पूरी जो एक आप कह सकते हो फीमेल्स को ना देकर कि मेल में सोसाइटी को बाउंड कर दिया गया है कि जो मेल हैं सोसाइटी में केवल वही रूल करेंगे और शासन केवल उन्हीं के हाथों में होगा। तो अगर हम बात करें तो कि जो मुखिया होगा परिवार का, वो एक क्या होना चाहिए आपका, वो एक औरत ना होकर के एक वो आदमी होना चाहिए। तो अगर समाज में ऐसा है, मतलब आज के टाइम में भी और पहले भी काफ़ी वंशों में रहा है, तो जब परिवार का जो मुखिया है वो सारा का सारा, मतलब सारी की सारी सत्ता अपने हाथ में रखता है, तो उस टाइम पीरियड को या फिर उस एक वंश को आप कह सकते हो पितृसत्तात्मक वंश। और इसी सिद्धांत के जो पक्षधर हैं उन्होंने इसको कहा है पितृसत्तात्मक सिद्धांत, कि जहाँ पे पूरी की जो पूरी सत्ता है वो अभी भी और आगे चलकर भी केवल और केवल पुरुषों के हाथ में होगी। तो पुराना समाज भी ऐसा था और आज के समाज में भी काफ़ी एग्जाम्पल ऐसे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना काफ़ी आसान है। परिवार का जो मुखिया होगा वो एक पुरुष होगा। अब कुछ इसके समर्थक हैं, उनको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं मातृसत्तात्मक सिद्धांत। देखिए ये आप देखेंगे तो गार्गी वंश या जो एंशंट हिस्ट्री में आपके कुछ ऐसे वंश थे जिनमें जो महिलाएं हैं उन्होंने भी रूल किया है। मतलब या तो पिता की अनुपस्थिति की वजह से, या जल्दी युद्ध वगैरह में डेथ हो जाने की वजह से, या और भी कुछ रीजंस रहे थे कि वहाँ पे जो शासन है वो महिलाओं ने ही संभाला है। तो मातृसत्तात्मक समाज में जो मुखिया होता है परिवार का, वो एक स्त्री होती है। तो जिस समाज ने स्त्री को प्रधानता दी है या जिस वर्ग में सत्ता जो है वो स्त्री के हाथों में रही है, वो आपका मातृसत्तात्मक सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप नोट्स बना सकते हैं या फिर वहीं से आप पीडीएफ डाउनलोड करके बार बार उनको रिवाइज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। लास्ट जो सिद्धांत है वो सामाजिक संविधा का सिद्धांत है। तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में ये सबसे अलग है और इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो उत्पत्ति है वो मनुष्य की पारस्परिक समझौते की वजह से हुई है। अब जो मानव है स्वभाव से ही झगड़ालू, स्वार्थी और अहंकार प्रिय रहा है, जिसकी वजह से परिवार की जो आरंभिक अवस्था होती है वो अराजकता रहती है उसमें। अब प्राकृतिक अवस्था से मनुष्य जब अत्यधिक परेशान हो जाता है तो उससे बचने के लिए वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। सॉल्यूशन क्या मिलता है कि सामाजिक संविधा की व्यवस्था हो जाती है कि अब जो निर्णय है समाज में या राज्य में कुछ संस्थाएं बना दी जाएंगी जिनका काम होगा केवल उन समस्याओं को हल करना। तो यही आपका कहलाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, अब इसी के साथ आपकी यूनिट ख़त्म होती है।
तो कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी या इंग्लिश का या किसी और भी सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इंग्लिश और पॉलिटी की सारी यूनिट का जो लिंक है बीए सेकेंड सेमेस्टर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वहाँ पे भी उनको एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।